हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है डीएमएस एजुकेशन पर। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। जैसा कि हम लोग कक्षा 10 का सेट नंबर 3 और मन कर रहे थे, जिसमें से हम लोग कुछ क्वेश्चन कर चुके थे। यदि आप लोग इस सेट नंबर 3 का 2 लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आप लोग इस लेक्चर के बाद अवश्य देखिएगा, जिससे कि आपको सभी मॉडल पेपर यानी सेट नंबर 3 आपको समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग अपने जहां से हम लोग करे थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। यानी हम लोग प्रश्न नंबर 1 ख तक कर चुके थे, जिसमें से हम लोग प्रश्न नंबर 1 क नहीं ख तक किए थे, जिसमें से हम लोग अब 1 का ख माने ग करने वाले थे। तो चलिए हम लोग अपने प्रश्न नंबर 1 की ग की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 का ग दिया है, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है वृत्त की परिधि बराबर कितना 22 सेंटीमीटर। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर बराबर कितना 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 2 गुणित्ते पाई का मान 22/7 गुणित्ते आर इक्वल टू 22। तो हम यहाँ से आर का मान कैलकुलेट करते हैं तो आर बराबर कितना आएगा, 7 गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से ही कटा दीजिए अगर कटाना चाहे तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना, 7 एक का यहाँ पे एक आएगा तो 7 एक का 7 और बटे 2। जो हमें आर का मान निकला कितना मिला, 7/2 आर का मान मिला। तो हम जानते हैं कि वृत्त का चतुर्थांश जो होता है, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है, भाई वृत्त का क्षेत्रफल का 1/4 ये होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो हम क्या करते हैं, यहां से मान रखने पर पाई का मान 22/7 गुणित्ते आर का मान 7/2 गुणित्ते 7/2 और बटे कितना है 4 है। तो आर का मान कितना है बटे 4। तो 4 हमने इससे कट जाएगा और इसे जब कटाएंगे कितना 11 आ जाएगा। यहाँ से 11 लिखे, जब इससे कटाएंगे 2 से कटाएंगे तो 2 ग्रह में 22 होता है। तो जो हमारा मान निकल के आएगा, ठीक है यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, जो हमारा मान निकल के आएगा तो यानी जो एरिया आएगा क्षेत्रफल, मान लीजिए एरिया जो है क्षेत्रफल है, तो कितना आएगा 11/7/4 इक्वल टू कितना 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा जो एरिया है कितना आया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए हम आपको एक विधि और बता देते हैं। एक तो माने आपका फाइनल आंसर होगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप चाहे इसे लगा सकते हैं, चाहे आप लोग क्या लगाइएगा, यानी हम अगर वृत्त बारे में बात करते हैं, एक वृत्त बनाइए उसको 4 भागों में बांटेंगे। यदि एक वृत्त बना के उससे 4 भागों में बांटते हैं तो ये क्या मिलेगा, ये जो इतना भाग मिलेगा त्रिज्यखंड मिलेगा और इसका जो केंद्रीय कोण होगा कितना होगा 90 अंश होगा। तो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी लगा के इसका एरिया ज्ञात कर सकते हैं, मैं चतुर्थांश का भाग मतलब आराम से। तो हम लोग चलिए आप लोग यहाँ इससे ट्राई करिएगा, इतना ही आएगा। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का घ दिया है, सिद्ध कीजिए कि 2
प्लस अंडर में 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या सिद्ध करना है? 2 अंडर में 3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। माना r बराबर 2 प्लस अंडर में 3, ठीक। मान लिया r बराबर कितना? 2 प्लस अंडर में 3, जहां r एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तो हमने क्या मान लिया? r एक परिमेय संख्या है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि अगर r एक परिमेय संख्या है तो 2 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर 2 परिमेय संख्या है तो हम इसे लिख सकते हैं r प्लस, भाई r 2 की इस तरफ पछाड़ने में कितना आएगा? r माइनस 2 बराबर कितना? अंडर में 3। r माइनस 2 अंडर में 3 बराबर हो गया। अब हम लिखेंगे कि यदि r और 2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तब इन दोनों का अंतर भी क्या आएगा? परिमेय संख्या आएगा। r और 2 का अंतर कितना आएगा? परिमेय संख्या आएगा। तो क्या लिखेंगे? r माइनस 2 परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, परंतु अंडर में 3 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि मैंने ये दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं हो सकता, इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए r माइनस 2 इक्वल टू अंडर में 3, क्योंकि ये परिमेय संख्या तो और ये क्या? अपरिमेय संख्या आपस में मेल नहीं खाता। जब दोनों आपस में बराबर नहीं है तो कैसे यानी यहाँ पे बराबर हो सकता है? तो आप क्या करते हैं, 2 को उस तरफ पछांदा कर दीजिए, यानी r का मान निकाले कितना आएगा? r डन इक्वल टू 2 प्लस अंडर में 3, 2 जाएगा ये प्लस माइनस है, उस तरफ प्लस हो जाएगा, 2 प्लस अंडर में 3, यानी जो कि यह मान r के बराबर नहीं आया। इससे यह सिद्ध हुआ कि यह मान परिमेय संख्या नहीं हो सकता। जब परिमेय संख्या नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है? अपरिमेय संख्या। इसलिए अतः 2 प्लस अंडर में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था। यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 1 का अंक दिया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27, जिसका योग कितना हो? 27 हो, और गुणनफल 182 हो। तो हमें दो संख्या ज्ञात करना है जिसका योगफल कितना होना चाहिए? 27 होना चाहिए, और उसका गुणनफल कितना आना चाहिए? 182। तो चलिए हम हल करते हैं। माना पहली संख्या बराबर x, तब जो दूसरी संख्या आएगा, दूसरी संख्या जो आएगा कितना आएगा? भाई अगर दोनों संख्याओं का योग 27 है तो यानी दूसरी संख्या क्या होगा? 27 में से x घटा देंगे तो हमको दूसरी संख्या मिल जाएगा। तो 27 माइनस x, यानी हमें दूसरी संख्या हो गया। अब क्या कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल कितना आना चाहिए? 182। तो इन दोनों गुणा कर लीजिए,
प्रश्नानुसार क्या करा, इन दोनों गुणनफल का मतलब इन दोनों को गुणा करने पे यक्स 27 माइनस एक्स, दोनों को गुणा करने में कितना आना चाहिए, 182 आना चाहिए। अब गुणा करने में कितना आएगा, 27 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर बराबर कितना, 182। तो यक्स को इस तरफ ले जाएंगे तो हम पहले या तो यहाँ के जीरो वहाँ कहती, तो यक्स को इस तरफ ले जाएंगे प्लस हो जाएगा यक्स स्क्वायर, 27 उस तरफ जाएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 27 एक्स, और ये तो प्लस 182 है। अब यहाँ कहती चाहे बराबर जीरो लिखिए, चाहे यहाँ कहती बराबर जीरो, बात एक ही हो गया, तो बराबर कितना आ गया, जीरो। अब क्या करना होता है, 27 को हमें दो भाग में बांट लेना, गुणनखंड करना है। तो 27 को दो भागों में बांटिए, गुणा करने में 182 आए, जोड़ने या घटाने में कितना आए, 27 आए। तब हम जानते हैं कि 14 और 13 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 182 आएगा, और 14 और 13 जोड़ने कितना आएगा, 27 आएगा। मतलब हमारा जो खंड मिला, जो हमारा खंड मिलेगा 13 और 14 मिलेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर माइनस 27 होना चाहिए, इसलिए माइनस 13 यक्स माइनस 14 यक्स प्लस 182 बराबर कितना, जीरो। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं तो जो अब यहाँ से इसका यक्स कॉमन बाहर करते हैं तो कितना बचेगा, यक्स माइनस 13 बचेगा, और इसमें से अगर माइनस 14 बाहर करते हैं तो कितना बचेगा, यक्स माइनस 13 बचेगा बराबर जीरो। तो यक्स माइनस 13 इसमें भी है, यक्स माइनस 13 इसमें भी, बाहर करते हैं कितना आएगा, यक्स माइनस 13 अगर बाहर करते हैं तो हमें मिलेगा यक्स माइनस 13 माइनस कितना बच जाएगा, यक्स माइनस 14 बच जाएगा बराबर जीरो। अब हम क्या करते हैं, यदि यक्स माइनस 13 बराबर जीरो, तो यक्स का मान कितना आता है, 13 आएगा। यदि यक्स माइनस 14 बराबर जीरो, तो यक्स का मान कितना आएगा, 14 आएगा। तो अब हमें इससे यह सिद्ध हुआ कि जो संख्या होगा या तो 13 होगा, 13 रखेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 14 आएगा, और 14 रखेंगे यक्स मान तो यहाँ क्या आएगा, 13 आएगा। तो मतलब हमें क्या मिला, अतः अभिष्ट संख्याएं 13 और 14 या 14 और 13 है। चाहे हम 13 और 14 कहें, चाहे 14 और 13 कहें, दोनों का बात एक ही हुआ, क्योंकि यहाँ 13 के यहाँ 14 आएगा, 14 रखेंगे यहाँ तो कितना आएगा, 13 आएगा। तो ये हम लिख सकते हैं, यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, जो कि क्या रहा। तो हमने क्या किया था, पहली दो संख्याओं को मान लिया, पहली संख्या को मान लिया x, तो दूसरी संख्या यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि भाई अगर पहली संख्या मिल गया, दूसरी संख्या क्या करेंगे, 27 में से हम x घटाएंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगा। अब प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल कितना दिया था, दोनों को गुणा करने पे कितना आएगा, 182 आएगा। तो हमने दो घात समीकरण बना लिए और 27 का दो खंड करिए, 13 और 14 मिल गया। तो हमें इसे 13 और 14 को यानी यहाँ से कॉमन लेने पर जो खंड मिला हमें, यक्स माने 13 और यक्स माने 14 बराबर जीरो मिल गया। या तो यक्स माने 13 बराबर जीरो होगा तो यक्स मान 13 आएगा, या तो यक्स माने 14 बराबर जीरो, यक्स मान क्या आएगा, 14 आएगा। तो यदि यहाँ पे 13 रखेंगे तो यक्स मान 14 आएगा, यहाँ 14 रखेंगे यक्स मान, तो जो दूसरी संख्या माने आएगा कितना, 13 आएगा, इसलिए हम दोनों लिख दिए, या तो 13 और 14 होगा या तो 14 और 13 होगा। तो चलिए हम लोग अपने अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 का च दिया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, हमें दो बिंदु दिया है, मान लिया, माना ए दिया है कितना, -1, 7, और बी दिया है, और बी दिया है 4, -3, तथा यम1 का मान जो दिया है
2 तथा m2 का मान जो दिया है 3 दिया है। तो आइए हम इसमें फिगर बना दे रहे हैं। मान लीजिए ये आपका रेखाखंड है, ये ए है, ये आपका क्या है बी है। अब कह रहा है कि उस रेखा का मैंने बिंदुओं इतने के मिलाने का उस रेखा अनुपात करती है। मान लीजिए कोई रेखा है, मान लीजिए कोई बिंदु को है क्या है पी है, जो इस रेखा को 2:3 में क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। तो इसका निशान ज्ञात करना है। तो मान लीजिए इसका निशान क्या है एक्स वाई है। तो जो एक्स वाई होगा मतलब बिंदु पी का निशान ज्ञात करना है। इसका निशान कितना हो जाएगा -1, 7 और इसका निशान क्या हो जाएगा 4, -3। तो हम फिगर बना सकते हैं, माने हमारा जो बी है ए है और ए है। तो चलिए अब बिंदु पी का निशान ज्ञात करना है चित्र से। तो बिंदु पी का निर्देशांक, बिंदु पी का निर्देशांक, तो बिंदु पी का निर्देशांक क्या आएगा। हम देख रहे हैं कि यानी दो इसके और इसके बीच का अंतर विभाजन, मैंने बिंदु पी कहा है अंदर है इसलिए अंतर विभाजन वाला फार्मूला लगाएंगे। अंतर विभाजन के लिए जो फार्मूला होता है कितना m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा फिर वही कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। हम ये फार्मूला रख के बिंदु का निशान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग रखते हैं। तो इसे मान लीजिए का, इसे मान लीजिए x1, इसे मान लीजिए y1, इसे मान लीजिए x2, इसे मान लीजिए y2। तो हम मान रखने पर अब यहाँ पे मान रखते हैं कितना आएगा। तो m1 माने 2 है, 2 गुणित x2 कितना है 4 है, प्लस m2 कितना है 3 है, गुणित x1 कितना है -1 है, बटे m1 2 और m2 कितना 3 कामा m1 कितना है 2 है, गुणित y2 कितना है -3 है, प्लस m2 कितना है 3 है और गुणित y1 कितना है 7 है, बटे m1 प्लस m2 में 2 प्लस 3। ये हमारा मिला। हमें सॉल्व करने में क्या मिला 2 कितना आएगा 4 दूनी 8 -3 1 का 3, यहाँ से माइनस प्लस को माइनस हो जाएगा 3 1 का 3 बटे 5 कामा -6 प्लस 21 बटे कितना 5। इन दोनों को घटाएंगे कितना आएगा, इन दोनों को घटाएंगे 5 बटे 5 कामा इसको घटाएंगे कितना 15 बटे 5 ये आएगा। अब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं घटाने पे कितना आएगा 1 बटे 3 जो कि हमारा उत्तर होगा। जो हमारा उत्तर होगा कितना होगा 1,3 जो कि बिंदु पी का निशान आ गया कितना 1,3। अतः बिंदु का निर्देशांक कितना है 1,3 है। तो फाइनली हमने एक के सभी प्रश्न को हल कर चुके। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर किस पे पढ़ेंगे 2 पर। 2 के कितने खंड होंगे भाई, लगभग आपको 5 खंड करने होंगे, जिसमें से आपको 6 प्रश्न दिया होगा 5 खंड करने होंगे। तो चलिए हम लोग अपने प्रश्न नंबर 2 की पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 का क, प्रश्न नंबर 2 का क दिया है द्विघात बहुपद f(x) बराबर दिया है 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा इनके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यापन कीजिए। यानी हमें क्या करना है, पहले जो द्विघात बहुपद दिया है उनके शून्य ज्ञात कीजिए तथा इनके गुणांकों तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यापन भी करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें बहुपद दिया है, बहुपद यानी f(x) दिया है। तो f(x) कितना दिया है 3x² - x - 4 यही दिया है। अब इसका हम खंड करते हैं कितना आएगा। जो खंड करेंगे कितना आएगा भाई 4 1 3 12। अब 12 को माने यहाँ पे गुणांक 1 है तो 1 को ऐसे खंड कीजिए जहाँ गुणा करने पे कितना है 1 को 2 भागों में बांटना है।
तो 2 भागों में बांटिए, जना गुणा करने में 12 आए और जोड़े घटाने में कितना आए, 1 आए, -1 आए। तो 4 तिहाई 12 हमें मिल रहा है, 4 तिहाई 12। तो हम क्या करते हैं, 3x² प्लस 3x माइनस 4x, मैंने 3x में से अगर हम 4x घटाएंगे -1 आएगा, और माइनस हमें क्या दिया, 4 दिया ही है। तो 2 भाग हो गया। तो हम इसमें से क्या कॉमन, 3x अगर कॉमन लेते हैं तो बचेगा कितना, x प्लस 1, और इसमें से -4 बाहर करते हैं तो चिन्ह माइनस कॉमन ले तो ये चिन्ह बदलेगा, तो कितना बचेगा, x प्लस 4। तो इसका यहाँ माइनस कॉमन इसलिए इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो चलिए x प्लस 1 अगर बाहर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3x माइनस 4, यानी हमें जो शून्य मिला या तो ये 0 होगा, अगर इसका मान 0 होता है तो यानी x का जो मान आएगा -1 आएगा। अगर इसका मान अगर 0 होता है तो देख लीजिए एक बार, x प्लस 1 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 आएगा। यहाँ लिख दिए। अगर 3x माइनस प्लस 4 बराबर 0 करते हैं तो जो x का मान मिलेगा 3x बराबर -4 आएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो जो x का मान मिलेगा कितना आएगा, 4/3, यानी 2 मान। तो यानी जो अगला मान मिलेगा 4/3 शून्य मिला। पहला शून्य कितना मिला, -1, और दूसरा शून्य कितना मिला, 4/3। अब हमें क्या करना है, पहले यानी दिया हुआ बहुपद है, यानी बहुपद f(x) की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर से करने पर तो हमें जो a का मान मिलेगा, तो a बराबर कितना मिलेगा, यहाँ से गुणांक 3 मिलेगा। जो b का मान मिलेगा -4 मिलेगा, सॉरी -1 मिलेगा, यहाँ पे -1 मिलेगा। और जो c का मान मिलेगा कितना मिलेगा, -4 मिलेगा। ये हमारा a b c मान माने उसके गुणांक होंगे। अब शून्य क्या है, -1 है और कितना है, 4/3 है। तो आइए हम लोग जांच करते हैं, हमें जांच 2 करना पड़ता है, ठीक है। संबंध का सत्यापन या सत्यता की जांच लिखिए, सत्यता की जांच। हमें पहला जांच करना होगा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अब अल्फा का मान -1 मान लीजिए, बीटा का मान कितना मान लीजिए, 4/3, तो -1 प्लस 4/3 बराबर माइनस बी का मान कितना 1 है तो -1 हो जाएगा, बटे 1 मान कितना है 3 है। तो ये गुणा करने पर कितना आएगा, -3 × 3 प्लस इसका हर एक मान लीजिए 3 × 3 और 4 × 4 बटे 3 × 3 बराबर माइनस में प्लस हो जाएगा बटे 3, माइनस में प्लस 1/3 आ गया। इसको 4 में से घटाएं कितना आएगा, 1/3 बराबर 1/3, जो कि सत्य है। शून्यकों का गुणनफल माने योगफल आ गया कितना, सत्य है। अब हमें दूसरा जो जांच करना है, जांच जो दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक। तो अल्फा का मान कितना है, -1 है, और बीटा का मान कितना है, 4/3 है, इक्वल टू सी का मान क्या है, -4 है, और एक मान कितना है, 3 है। तो गुणा करेंगे कितना आएगा, -4/3 इसका मान आएगा बराबर -4/3 इसका मान आएगा। तो जो कि दोनों आपस में बराबर है, यह भी सत्य है। तो यानी सत्य है, इसका मतलब हमारा शून्यकों के गुणनफल तथा शून्यकों का योगफल का भी जांच हो गया, दोनों आपस में बराबर है। ऐसे यह सिद्ध हुआ हमारा सत्यापन सत्य है। तो हमने सत्यापन कर दिया, और हमने क्या किया, यहाँ पे जो उत्तर था ये था, क्या पूछा था, यहाँ शून्य ज्ञात किया, शून्य क्या गिला, -1 और
कितना मिला, 4/3 मिला। हमें 2 का ख दिया है, सिद्ध कीजिए कि 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस, यहाँ प्लस रहेगा, 1 + कॉट, यहाँ पे कॉट है, 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 - tan ए अपान 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर। यानी हमें इतना बराबर इतना लाना है, या इतना बराबर इतना लाना है, या तो नहीं ला पाए तो हम दोनों पक्ष लेके बराबर कर रहे हैं, तो जो हमें मिलेगा उत्तर वही हमारा फाइनल आंसर। तो चलिए हम लोग तो हल करते हैं। दिया क्या है, दिया है 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 - tan ए बटे 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यही दिया है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये दिया है। अब हम जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। अब 1 + कॉट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अगर अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगर आप लोग जानते होंगे या तो एक बार और लिख दीजिए, इसे लिख सकते हैं। देखिए अच्छा, सेक ए बटे कोसेक ए रहे तो हम इसे लिख सकते हैं डायरेक्ट tan ए। अगर ये नहीं समझ में आता तो हम जानते हैं कि साइन ए बटे कॉस ए के हम क्या लिखते हैं, tan ए लिखते हैं। अगर हम इसे बदलना चाहेंगे, इसे सेक को, यहाँ देखिए सेक को क्या बदलना चाहेंगे, कैसे लिखेंगे, 1/cos ए लिखेंगे, और उस कोसेक को क्या लिखेंगे, 1/sin ए लिखेंगे। अब ये वाला इसमें गुणा होगा, इस वाला इसमें गुणा, तो हमारा क्या आएगा, sin ए अपान cos ए आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो डायरेक्ट हम चाहे इतना बराबर इतना लिखने के बाद, इतना लिखने के बाद तो हम इतना इसके क्या लिख सकते हैं, tan ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ स्क्वायर है, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं कि सेक ए अपान कोसेक ए क्या लिखते हैं, tan ए लिखते हैं, और यहाँ पे स्क्वायर होने के कारण हम क्या लिखते हैं, tan स्क्वायर ए। ठीक, यहाँ पे आप लोग ऐसे करना चाहे कर सकते हैं, एक लाइन बढ़ा के। तो यहाँ पे जा लीजिए, यहाँ पे लिखना है तो लिख लीजिए, चूंकि सेक ए बटे कोसेक ए बराबर कितना आएगा, साइन ए अपान कॉस ए आएगा, और इसे क्या लिख सकते हैं, tan ए लिख सकते हैं, यही होगा। अब हम चलिए राइट हैंड साइड लेते हैं। भाई अब इतना आ गया tan स्क्वायर, इससे अब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम यही छोड़ दे रहे हैं। अब राइट हैंड साइड ले लीजिए, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड लेते हैं तो क्या दिया है, 1 + माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 - tan ए, tan ए बटे 1 - cot ए का होल स्क्वायर। तो चलिए यहां लिखते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 1 - sin ए
अपान कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए अपान साइन ए। अगर पावर होल है तो पावर होल लिख दीजिए, होल पावर 2। अब इसका त्रिय गुणा करने पे कितना आएगा, कॉस ए माइनस साइन ए अपान कॉस ए मेन बटा साइन ए माइनस कॉस ए अपान कितना साइन ए। त्रिय गुणा करने पर पावर 2 है तो हम पावर क्या लिख दीजिए, 2 लिख दिए। अब हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ पे साइन ए माइनस कास है तो यहाँ कास ए माइनस साइन ए है, तो हम इसे इस माइनस का अंग लेते हैं। अगर इसमें से माइनस का अंग लेते हैं तो हमें क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस में हो जाएगा और कास ए माइनस में हो जाएगा बटे कास ए इंटू चौथा पद ऊपर जाता है तो क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटे 1 साइन ए माइनस कॉस ए लिख सकते हैं। अब पावर सबका क्या है, 2 है, इसलिए पावर 2 रख दिए। अब यहाँ देखिए ये वाला आसानी से कट जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए कट जाएगा, बचेगा कितना, माइनस साइन ए अपान कॉस ए, होल पावर 2 है तो होल पावर 2 रख दिए, इक्वल टू वर्ग के कारण क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और साइन ए अपान कॉस ए क्या लिख सकते हैं, टेन ए लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, जो कि हम देख रहे हैं हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसलिए तो हम लिख सकते हैं अतः इसलिए हम लिख सकते हैं अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही हमें सिद्ध करना था। उत्तर यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 2 का ग दिया है, यदि 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें 2 अंकों वाली कोई संख्या है, उसके अंकों को उलट देने पर हमें जो उसका योग आ रहा है, कितना आ रहा है, 66 आ रहा है, और उनके अंकों का योगफल अंतर कितना है, 2 है। तो संख्या पूछ रहा है, तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो अगर इस प्रकार की संख्या हो 2 अंकों वाली संख्या, तो जानते हैं हम, अगर मान लीजिए 2 अंकों वाली संख्या कुछ भी है, 43 है, तो ये वाला इकाई वाला अंक होता है और ये वाला क्या होता है, दहाई वाला अंक होता है, दहाई वाला अंक होता है। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं भाई, अगर इससे तो 40 प्लस 3 यानी 4 गुणित 10 या 10 गुणित 4, इसे लिख सकते हैं 10 गुणित 4 प्लस 3, यानी अंक क्या मिला, 4 और 3 मिला, और दहाई वाले में 10 का गुणा किया जाता है। तो चलिए हम संख्या मानते हैं, क्या दिया है, तो भाई 2 अंकों वाली संख्या में एक दहाई इकाई अंक होगा, एक दहाई अंक होगा। तो पहले मानते हैं, माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y। अगर 2 अंक वाली संख्या है तो आप इसी तरह मानिएगा, तो हमें संख्या क्या मिलेगा, संख्या जो मिलेगा अभी बताए हैं कि दहाई वाले अंक में 10 का गुणा कर दीजिए, यानी 10x और प्लस इकाई वाला अंक जोड़ दीजिए, हमें संख्या मिल गया, यानी पहली संख्या। ठीक है, ये हो गया। अब प्रश्नानुसार क्या करा है, अंकों को उलटने पर, तो बदलिए, अंकों को उलटने पर, अंकों को उलटने पर बनी नई संख्या, अंकों को उलटने पर बनी
नई संख्या बनी, नई संख्या कितना हो जाएगा 10, तो वही रहेगा, अंक उलट जाएगा, मैंने वाई यक्स के स्थान पे यक्स वाई के स्थान, यानी 10y प्लस एक्स हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 66। तो प्रश्नानुसार कि यक्स 10x प्लस वाई और 10y प्लस यक्स को जोड़ने पर हमें कितना आना चाहिए 66। तो 10 और एक एक्स 11x प्लस 11 फिर y हो जाएगा बराबर कितना 66। तो 11 अगर हम बाहर करते हैं तो यक्स प्लस वाई इसको लो कितना 66। तो यानी यक्स प्लस वाई इसको लो कितना 11 छक्का 66 मैंने 6 आ जाएगा। यहाँ से कटाएंगे कितना आएगा 11 से, अगर इससे घटाएंगे कितना है 6 आएगा, तो 6 है, ये समीकरण क्या हो गया 1 आ गया। अब क्या कहा है, देखिए दिया है अंकों का योग। पुनः प्रश्नानुसार दिया क्या है अंकों का अंतर माने यक्स माइनस वाई बराबर 2। कब, जब हम यक्स इकाई वाला अंक बड़ा मान लिया कितने वाई से, यानी हम माने हैं कि दहाई वाला अंक बड़ा है किससे वाई से। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इन समीकरण इसे 2 मान लीजिए, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 धन समीकरण 2 भाई दोनों को आपस में जोड़ देने पर, तो यानी यक्स धन वाई बराबर 6 है और यक्स माइनस वाई बराबर कितना है 2 है। अगर दोनों को जोड़ते हैं, जो यक्स वाई कर दिया तो मेरे 2 यक्स बराबर कितना 8। तो यक्स का मान जो मिलेगा हमें, यक्स बराबर कितना मिलेगा भाई, कटा देंगे 4 आ जाएगा, यानी यक्स का मान कितना आ गया 4। आप समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में यक्स बराबर 4 रखने पर, तो यक्स बराबर 4 रखेंगे तो मैंने 4 धन वाई बराबर 6। तो वाई तो यहां से लिख दे रहे हैं, तो y का जो मान मिलेगा 6 माइनस 4, तो माने y का मान कितना मिल गया हमें 2, यानी हमें y का मान मिल गया कितना 2। तब पूछा क्या है संख्या ज्ञात की, तो अभीष्ट संख्या, अतः अभीष्ट संख्या बराबर, हमें अभीष्ट संख्या क्या मिलेगी यहाँ पे रख दीजिए, इस वाले मान में रखिए 10 चौके 40 और 2 42, मैंने कितना आएगा संख्या कितना है अभीष्ट संख्या 42 है, कितना है 42, यहाँ पे मैं रखने पर, यहाँ पे अगर मान रखते हैं 10 चौका 40, देखिए 10 में मैंने यहाँ पे 4 एक्स मान, 10 चौका 40 और 2 42, तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2 का घ दिया है, आकृति में PS बटे SQ बराबर PT बटे TR तथा कोण PST बराबर है कोण PRQ के, माने एक और इसके बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR, जो त्रिभुज PQR है एक समद्विबाहु रहना चाहिए, यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी हमें क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें क्या ज्ञात है, तो लिखिए ज्ञात क्या है PS बटे SQ
बराबर पी टी बटे टी आर। ठीक, और दिया क्या, और दिया है कोड पी एस टी बराबर कोड पी आर क्यू। इसे समीकरण 1 मान लीजिएगा। ठीक है, यह दिया है, दिया है। अब देखिए यहाँ पे हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ठीक है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, हमें ये सिद्ध करना है। तो आप लोग पूरा लिखिएगा, त्रिभुज पूरा लिखिएगा। चलिए उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति करते हैं। हमें पहले से मालूम है कि पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर। ये हमें क्या है, ज्ञात है या दिया है, दिया है। अगर ये हमें दिया है तो हम जानते हैं यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा या यदि कोई त्रिभुज है, पी क्यू आर या त्रिभुज है, यदि किसी त्रिभुज की कोई भुजा दो भुजाओं को, कोई रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह भुजा तीसरी त्रिभुज के तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। थेल्स प्रमेय यही कहता है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को जिस समान अनुपात में अगर विभाजित करती है तो वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए जो यष्टि है समांतर किसके होगा, क्यू आर की। भाई अगर ये दिया है तो ये यष्टि समांतर किसके होगा, क्यू आर के होगा। अगर क्यू आर के समांतर होगा तो ये रेखा दोनों क्या होगा, समांतर हो गया। अगर समांतर है तो यानी पी क्यू क्या है, तिर्यक रेखा है। अगर पी क्यू एक तिर्यक रेखा है माने ये कोण और इस कोण का बात करते हैं तो संगत कोण के कारण बराबर होगा। यानी इस कोण को अगर बात करते हैं तो किसके कारण, संगत कोण बराबर। इसका मतलब कोण पी एस टी बराबर होगा कोण पी क्यू आर के, किसके कारण, संगत कोण, संगत कोण। ठीक, संगत कोण के कारण। और हमको क्या दिया है, पी एस टी, इसे समीकरण 1 मानना चाहे मान लीजिए और इसे समीकरण 2 मानना चाहे मान लीजिए। ठीक है, और हमको दिया है पी एस टी, जो पी एस टी है ये वाला कोण पी एस टी किसके बराबर है, पी आर क्यू के बराबर है। यानी समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से यानी ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए कोण पी क्यू आर बराबर होगा किसके, कोण पी आर क्यू की, कोण पी आर क्यू की बराबर होगा। ठीक, अगर किसी त्रिभुज की दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो उनके संगत भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होते हैं। तो इसलिए पी क्यू बराबर होगा किसके, पी आर के। कैसे, समान कोण का समान भुजा, समान कोण का समान भुजा। अब किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है, वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यही हमें क्या करना, सिद्ध करना था, इति सिद्ध। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो ठीक है, आप लोग अच्छे से साफ साफ लिखिएगा जिससे कि एग्जाम में आपसे अच्छे से बने। तो हमारे पास जगह नहीं थी इसलिए हम यहाँ लिख दिए।
आप लोग एक सीधी लाइन में लिखिएगा। तो चलिए हम लोग अपने 2 के घर लगा लिए, अब 2 के अंग की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 का अंग दिया है 65 और 117 के एचसीएफ को 65m + 117 के रूप में दर्शाया गया है। यम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, 65 दिया है और क्या दिया है, 117 दिया है। तो 65 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 65 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5 × 13 मिलेगा और 117 का गुणनखंड करेंगे कितना, 3 × कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। तो हम इसे घात रूप लिखना चाहे कैसे लिख सकते हैं, 5 घाते 1 × 13 घाते 1 और इसे लिख सकते हैं 3 घाते 2 × 13 घाते 1। ठीक, तो एचसीएफ क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड करने पर जो कॉमन फैक्टर होता है, यानी दोनों में जो समान होता है, उन संख्याओं का गुणनफल ही क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने पर उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन फैक्टर होगा, उन कॉमन फैक्टर के गुणनफल को क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। तथा कॉमन फैक्टर में एचसीएफ ज्ञात करने से पहले हमें यह ध्यान होगा कि उन कॉमन फैक्टर में जो मिनिमम घात होगा वो लिया जाएगा। तो यानी हम एचसीएफ कैसे करेंगे कि किसी भी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करने से पहले, एचसीएफ ज्ञात करने से पहले उन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तथा उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को घात के रूप में लिखते हैं। घात के रूप में लिखने पर उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा, उन उभयनिष्ठ गुणनखंडों के मिनिमम घात, उन उभयनिष्ठ गुणनखंड के मिनिमम घात के गुणनफल को एचसीएफ के रूप में दर्शाया जाता है। तो देखिए, तो यानी एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ किसका, 65 और 117 का। तो यहां लिखना चाहे लिख सकते हैं 65 और 117 का। ठीक, इन दोनों में जो अभाज्य गुणनखंड करने पर कॉमन फैक्टर क्या रहा है, 13 आ रहा है। इन दोनों का घात कितना है, 1 है। अगर यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3, तभी हम क्या लेते, मिनिमम घात लेते। तो दोनों का मिनिमम घात क्या है, 1 है, इसलिए हम क्या लिख दिए, 13। यानी इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड कितना आया है, मैंने एचसीएफ कितना आया है, 13 आया है। अब हमें प्रश्न में क्या दिया है, जो एचसीएफ है किसके रूप में लिखा जा सकता है, 65m + 117 के रूप में। मैंने इसे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 65m + 117 बराबर कितना, 13। यहाँ पे माफ करिएगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कितना गया, 65m बराबर 113, 17 को 95 करेंगे प्लस कितना आ जाएगा, 117। तो 65m बराबर कितना, 130। तो m बराबर कितना आ जाएगा, 130/65। यानी जो m का मान निकलेगा, तो m बराबर कितना मिलेगा, m बराबर हमें जो मिलेगा 65 दूना 130 मतलब 2 आएगा। m का मान हमारा क्या आ गया, 2। पहला उत्तर हो गया। अब क्या कर रहा है, साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो हम अभाज्य गुणनखंड कर चुके हैं। अब हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम किसका, 65 और 117 का। अब ये कहानी क्या होता है, इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने पर संख्याओं का मैक्सिमम घात का गुणनफल। अब इसमें से कॉमन फैक्टर हो चाहे न हो, हम उन संख्याओं का मैक्सिमम घात लेकर सबका गुणा कर देंगे, जो मान निकलेगा वही क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा।
तो चलिए इसमें क्या है, पहले 3 घाते 2 है, बोलते 3 घाते 2 के बाद क्या भाज्य गुणा करें 5 आता है, तब उसके बाद क्या आएगा 13 आएगा। आपस में गुणा करने पर कितना आएगा, ये 9 हो जाएगा, गुणित 13 पचे 65 हो जाएगा। तो गुणा करें कितना आएगा, 9 पचे 45, हासिल लगा 4, 9 6 54 और 4 58, माने 585। जो हमारा एलसीएम है 585, गुणा कर लीजिए 13 पचे 65 और 9 आएगा, 9 पचे 45 हल्का 4, 9 6 54 और 4 58, जो कि हमारा उत्तर हो गया, एलसीएम हो गया। तो यह हमारा था 2 का अंक। चलिए हम लोग अपने 2 के प्रश्न नंबर 2 के अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको 5 करना था, तो हमने 5 कर दिया है। एक क्वेश्चन और बचा है, उसे भी करवा देते हैं, जिससे कि आपको बोर्ड में आए तो आप लोग ध्यान से लगा लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 का 6 दिया है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है तथा कुल बर्तन की ऊंचाई कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर दिया है। तो इस बर्तन का क्या पूछ रहा है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। अब इसे सॉल्व करने से पहले अगर आपको इस प्रकार का सवाल आए, यानी हमें इसमें जो सवाल दिया है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन के बारे में पूछ रहा है, तो हमें एक चित्र बनाना, स्वतः से एक चित्र बना लेना चाहिए, जिससे कि अगर चित्र बना लेंगे तो हम अपने क्वेश्चन को आधे से ज्यादा हल कर चुके हैं, बस उसे छापना होगा। तो पहले आप लोग उसे अच्छी तरह से एक चित्र बनाइएगा। तो चलिए एक चित्र बनाते हैं। क्या दिया है कि पहले हमें कहा है कि एक अर्धगोला खोखला बर्तन है, तो मान लीजिए हम एक अर्धगोला बना लिए। अब इसका जो व्यास दिया था कितना दिया था, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग जो व्यास लिख दिए, यहाँ पे दर्शा दे रहे हैं, जो व्यास दिया था कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। यहाँ लिखे छोटा सा, यहाँ पे साफ साफ लिखे हैं कि व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है। अब इसके ऊपर क्या है, एक उसी त्रिज्या का है, वही त्रिज्या वही है, कहा कि इस बर्तन की कुल ऊंचाई, भले खोखला गोला है और इसके ऊपर एक अध्यारोपित बेलन है, माने यहाँ से एक बेलन, खोखला बेलन अध्यारोपित कर दिए। ये आपका क्या होगा, खोखला बेलन हो गया, जिसका व्यास अर्धगोले के व्यास के बराबर है। तो अगर हमें मालूम है कि यह, भाई यहां से अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दर्शा देते हैं, ये कितना है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो पूरी ऊंचाई दिया है, यहां से लेकर यहां तक की जो ऊंचाई दिया है, यहां से लेकर यहां तक जो ऊंचाई दिया है कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी यहां से देखिए, अगर हम केवल बात करें यहां से यहां तक की ऊंचाई की, यहां से लेकर यहां तक की जो ऊंचाई बात करते हैं, तो हमें क्या होगा कि जितना त्रिज्या होगा उतना ही इसकी यही त्रिज्या है, और ये व्यास है तो व्यास का त्रिज्या होता है, माने ये कितना है, 7 सेंटीमीटर है। अगर ये 7 सेंटीमीटर है और पूरी ऊंचाई कितनी है, 13 मीटर सेंटीमीटर, माने बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई आएगी यहां से लेकर यहां तक का कितना आएगा भाई, 13 में से 7 घटा दीजिए, माने 6 सेंटीमीटर आएगा। हमें क्या आएगा, 6 सेंटीमीटर आएगा। तो हमें सब मिल गया। तो हमें क्या क्या मालूम है उसे लिख लेते हैं। दिया है खोखले बेलन का व्यास, ठीक, अर्धगोले का व्यास दिया है, अर्ध गोले का व्यास जो डाया डी से दर्शाएं, तो डी बराबर कितना, 14 सेंटीमीटर। तो जो अर्धगोले की त्रिज्या होगा, अर्धगोले की त्रिज्या की त्रिज्या जो होगा, माने आर जो होगा वो इसका आधा होगा, माने 7 सेंटीमीटर, व्यास का आधा 7 सेंटीमीटर। भाई बर्तन की कुल ऊंचाई दिया है, बर्तन की
कुल ऊंचाई दिया है, कुल ऊंचाई मैंने कैपिटल एच मान लीजिए, तो कितना हो दिया है 13 सेंटीमीटर। तो हमें निकालनी चाहिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई मान लीजिए स्मॉल एच है। अब ये कैसे मिलेगा भाई, टोटल में से 13 में से अगर हम त्रिज्या को निकाल दें, वो टोटल में से त्रिज्या निकाल दें तो हमें क्या मिलेगा, एच मिलेगा, मतलब 6 सेंटीमीटर हमारा मिल गया। अब हमने सब कुछ निकाल दिया है। क्या पूछा है, इसका बर्तन का आंतरिक और पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब नहीं, बर्तन का आंतरिक और पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक खोखला है भाई, सब खोखला है तो मतलब इकर वक्र पृष्ठ, इकर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं, तो जो मिलता है वही हमारा बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो हम लिखेंगे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसका बेलन का वक्र पृष्ठ का 2 पाई आर एच होता है, इक्वल टू एच माने है इसका यहाँ पे। और अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है कितना होता है, 2 पाई, यहाँ पे प्लस रहेगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 2 पाई आर इसमें है, 2 पाई आर कामन ले लीजिए, 2 पाई आर अगर कामन लेते बचेगा एच प्लस आर बचेगा, सीधा हमें मिल गया। अब यहाँ पे हम मान रखते हैं, मान रखने पर जो मिलेगा, मान लीजिए ये जो एरिया है आपका ए है, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या तो यस मानिए चाहे ए मानिए, ठीक है, कुल एरिया मान लीजिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ए मान लीजिए, तो इसको ए मानेंगे, इसको ए मानेंगे, तो जो ए बराबर यहाँ से देखिए दिखाई दे रहा है नहीं, ठीक है, एक लाइन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे रखिए 2 गुणित्ते 22/7 गुणित्ते 7 क्वेश्चन में कितना, इसका मान कितना है 6 है और प्लस 7 है, तो 7 7 कट जाएगा, सॉल्व करने में कितना आएगा, 22 44 गुणित्ते 13, तो गुणा करने में कितना आएगा, 13 चौका 52, हासिल का 5, 13 चौका 52, 5 57, 572 वर्ग सेंटीमीटर सेमी, जो हमारा फाइनल आंसर आया 572 वर्ग सेमी। गुणा कर लीजिए, 13 चौका 52, हासिल का 5, 13 चौका 52, 5 57, तो हमारा जो फाइनल आंसर आया पूरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का कहा था आंतरिक, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा बेल माने बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना, 572 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने 2 का सभी प्रश्न सॉल्व कर लिए। अब आपको प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5, 3 क्वेश्चन और है जो कि 6 नंबर का है। आपको तीसरा में एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, जो कि 2 क्वेश्चन दिया होगा उनमें से एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, और चौथा का भी 2 क्वेश्चन दिया जिसमें एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, 5वां में भी 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए हम अपने इस लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं, जो बचा हुआ है हम आप अगले लेक्चर में बना देंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में भी कोई दिक्कत ना आए। तो बच्चों, यदि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके यह बताइए कि आपको यह लेक्चर कैसा लगा। तो आप सबको अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा। तो आज हम अपने इस लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।